आज ये हम वीडियो लेकर आए हैं जो एक जीएसटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि जो सप्लाई हम करेंगे उसकी उसका स्थान क्या होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम वस्तुओं की सप्लाई की बात करेंगे और अगली वीडियो जब आप होगी, अगली वीडियो में हम सर्विसेज की सप्लाई की बात करेंगे, यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड कि उसका स्थान क्या होगा, कि जब हम सप्लाई करते हैं सामान की, जो खरीद बेचने वाला है वो जब सप्लाई करेगा तो वो क्या स्थान माना जाएगा, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो प्रोविजंस हम देख लेते हैं कि जो आपूर्ति की गई वस्तुओं के स्थान के निर्धारण से संबंधित जीएसटी के जो प्रोविजंस हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रोविजंस ऑफ जीएसटी रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ गुड्स सप्लाइड। जो सप्लाई करे उनकी प्लेस क्या मानी जाएगी, उसका स्थान क्या माना जाएगा, वो हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले सिंपल बात है कि जो सप्लायर्स की लोकेशन होती है, जो सप्लायर है जो सामान बेचेगा, वो अलग अलग राज्यों में हो सकती है कि हम सप्लायर कहीं रहता है और उसे सामान भेजना है, सामान की सप्लाई करनी है किसी दूसरे राज्य में, तो उसको हम इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय सप्लाई कहा करते हैं। ठीक है, जिसके लिए आईजीएसटी टैक्स लगा करता है। और अगर दोनों ही सेम राज्य में है, एक ही राज्य में है कि सप्लायर भी वहीं रहता है और उसको सप्लाई सामान भी उसी राज्य के अंदर भेजना है, तो वो अंतरा राज्य कहा जाता है, इंट्रा स्टेट कहा जाता है। उसमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगा करती है। अगर कोई हमारा केंद्र शासित प्रदेश है तो यूनियन टेरिटरी का जीएसटी लग जाता है, तो सेंट्रल लगेगा और स्टेट का लगेगा अगर एक ही राज्य के अंदर सप्लाई करी जा रही है। और अगर सप्लाई करने वाला एक राज्य में है और सप्लाई होनी है दूसरे राज्य में, तो इंटर स्टेट वो कहा जाता है। तो वहाँ पे मतलब जो हमारा होगा इंडियन वाला जो जीएसटी है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी माना जाएगा। जो जीएसटी जो हम है वो आप जानते ही हैं, वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, गंतव्य आधारित है कि जिस राज्य में पहुंच जाएगा वहां पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर वो सामान पहुंचेगा, जहां पर सामान बिका है, जिस राज्य में वो जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है, जहां उपभोग किया जा रहा है, वहां पर उसका टैक्स दिया जाता है। अब जिस राज्य में उपभोग होगा वही राज्य जीएसटी कलेक्ट करेगा, उसके ही हिस्से में वो जीएसटी आएगी। तो इसलिए सप्लाई, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है प्रोविजन जीएसटी के रूल्स रेगुलेशंस में। और यहाँ पर हमें ये देखना है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी डिफाइंस वेदर द ट्रांजैक्शन विल बी काउंटेड एज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। यानी कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इसलिए जरूरी है कि वो अंतर्राज्यीय है या अंतर्राज्यीय है, यानी कि दूसरे राज्य में जा रहा है या एक ही राज्य में सामान बिक रहा है। तो जिस जगह पे सामान रहेगा, बिकेगा, बिक गया है, जहां उपभोग हो रहा है, उसी राज्य को वो जीएसटी का शेयर प्राप्त होगा। तो अगर एक ही राज्य के अंदर है तो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगेगा, अगर दूसरे राज्य में जा रहा है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी माना जाएगा, आईजीएसटी लगाया जाता है। तो इसलिए कि समा स्थान, जो पूर्ति का स्थान है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जीएसटी का जो एनवायरनमेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इन तीन कार्यों की वजह से कर योग्य घटना अर्थात आपूर्ति, आपूर्ति कहाँ पर हो रही है, जिसे हम कर योग्य घटना माना जाता है, टैक्सेबल इवेंट। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, यानी कि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति का समय क्या है, और वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति का स्थान क्या है। ये तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कर योग्य घटना यानी कि आपूर्ति होनी चाहिए, सप्लाई का क्या टाइम है वो देखा जाएगा, और किस स्थान पर सप्लाई हो रही है वो देखा जाएगा। ये तीन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इम्पोर्टेंट
पॉइंट माना जाता है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। यदि आपूर्ति का स्थान गलत तरीके से निर्धारित हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सीजीएसटी या एसजीएसटी इकट्ठा कर लेता है या भुगतान करता है तो मान लिया जाता है कि लेन देन एक अंतरराज्यीय आपूर्ति है। अंतरराज्यीय मतलब उसी राज्य के अंदर है। जबकि अंतरराज्यीय होगा, दूसरे राज्य में लेन देन होगा, तो आईजीएसटी को मान्य होता है, आईजीएसटी देना पड़ता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर रॉन्गली डिटरमाइन हो गई, गलत तरीके से आ गया, तो एक धारा है 77, उसके प्रोविजंस देखने पड़ेंगे। तो अगर पर्सन गलत तरीके से सीजीएसटी एसजीएसटी ले लेता है तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो भाई हम अंतर्राज्यीय सोच रहे हैं, अंतर्राज्यीय कि एक ही राज्य में हो रहा है, लेकिन सामान हो सकता है दूसरे राज्य में चला गया हो, तो फिर सीजीएसटी या जीएसटी अगर ले लिया तो वापस करना पड़ेगा और इंटीग्रेटेड जीएसटी पेनल्टी के साथ चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कि आपका सामान एक ही राज्य के अंदर जा रहा है या दूसरे राज्य में जा रहा है। अंडर जीएसटी ये इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ सप्लाई कैसे पता लगानी है कि उसी हिसाब से टैक्स इकट्ठा करा जाएगा। कि पहले हम निर्धारित करने के बाद ही हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कर एकत्र किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। तो इन केस द नेचर ऑफ सप्लाईज अगर इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट मतलब दूसरे राज्य में जा रहा है, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। और अगर एक ही राज्य के अंदर हो रहा है, सामान बिक रहा है, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर में बिक गया या एक ही शहर में सामान बिक गया है, तो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगाया जाएगा। और अगर दूसरे राज्य में जा रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता है, आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये धारा 7 है आईजीएसटी कानून की, जिसमें बताया गया है कि ट्रांजैक्शन जो है वो इंट्रा स्टेट माना जाएगा अगर सप्लायर की लोकेशन और जहां सप्लाई हो रहा है गुड्स वो एक ही राज्य में है, तो अंतरराज्यीय उसको माना जाता है इंट्रा स्टेट। धारा 8 के अनुसार, आईजीएसटी कानून की धारा 8 के अनुसार एक ट्रांजैक्शन जो है वो इंटर स्टेट अंतरराज्यीय माना जाएगा अगर सप्लायर जो है वो रहने वाला एक राज्य में है और सामान जो है वो दूसरे राज्य में जा रहा है। दूसरे राज्य में जा रहा हो या केंद्र शासित प्रदेश में जा रहा हो, तो अगर दूसरे राज्य में जा रहा है तो उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहा करते हैं। तो इंटर स्टेट सप्लाईज जो होती हैं, यानी क्योंकि दूसरे राज्य में जा रही हैं, तो उसमें गुड्स भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकती हैं और सर्विसेज सेवाएं भी हो सकती हैं, इंपोर्टेड भी हो सकती हैं, इंपोर्टेड इनटू इंडिया, और लोकेशन ऑफ सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इसमें शामिल हो सकता है। तो यहां पर ध्यान में रखेंगे आप, आपूर्तिकर्ता का स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा कि अगर आपका बाहर सामान जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट की श्रेणी में आएगा, बाहर से सामान अगर हमारे पास आ रहा है तो वो इंपोर्ट की श्रेणी में माना जाएगा। तो अंतरराज्य आपूर्ति में भारत में आयातित वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति भी शामिल मानी जाएगी, जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान जो है वो भारत के बाहर है और आपूर्ति का स्थान भारत में है। और भारत से निर्यात अगर करना है तो यानी कि जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनको हम भारत से निर्यात कर रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं, तो आपूर्तिकर्ता का स्थान भारत में है, लेकिन आपूर्ति जो होगी वो भारत के बाहर होगी, यानी कि विदेश में जाके होगी, भारत के बाहर होगी, तो वो एक्सपोर्ट कहलाया जाएगा। इसके अलावा कुछ निर्दिष्ट लेन देन भी हैं जो वास्तव में अंतरराज्य आपूर्ति के तहत ही दिखते हैं, लेकिन वो अंतरराज्य दिखते हैं लेकिन वो इंटर स्टेट माने जाएंगे। जैसे कि राज्य के भीतर एसईजेड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं हमारे, जहाँ पर एक्सपोर्ट का काम होता है, कि जो सामान बनता है वो एक्सपोर्ट होता है, तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स माने जाते हैं। तो उनके द्वारा की गई आपूर्ति को अंतरराज्यीय आपूर्ति माना
जाएगा, यानी कि जिस ये माना जाएगा कि दूसरे राज्य में सामान सप्लाई किया जा रहा है। तो जितने अंतरा राज्य हैं, इंट्रा स्टेट आपूर्ति है, उसमें केंद्रीय जीएसटी अधिनियम और राज्य केंद्र या शासित वाला प्रदेश जीएसटी अधिनियम 2017 द्वारा शासित होता है और लागू कर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाया जाता है कि कुछ सामान को हम उसे इंटर स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे। तो एक ही लेन देन पर दो अलग अलग प्रकार के कर लगाना केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा करों की समान हिस्सेदारी को इंगित करता है कि जो टैक्स है, मगर मगर टोटल 18% टैक्स है, तो उसमें 9% राज्य सरकार का हिस्सा होगा, 9% केंद्र सरकार का हिस्सा माना जाएगा। तो सभी अंतरराज्यीय आपूर्ति आईजीएसटी कानून के द्वारा शासित होते हैं। इसमें आईजीएसटी लगता है जिसमें केंद्र सरकार और जो संबंधित राज्य सरकार जहां सामान आ रहा है, जिस सामान जा रहा है जिस राज्य में, उन सरकारों का हिस्सा माना जाता है, जिससे आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश से सामान दिल्ली गया तो आईजीएसटी लगेगा और दिल्ली सरकार को वो वहां पे टैक्स मिलेगा, टैक्स का हिस्सा दिल्ली सरकार को प्राप्त होगा क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली मानी गई है। तो इस प्रकार आपूर्ति के स्थान की अवधारणा सरकार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है जब यह निर्धारित किया जाता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आईजीएसटी का हिस्सा मिलेगा। तो व्यवसाय के लिए यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि लेन देन अंतरराज्यीय आपूर्ति है या अंतरराज्यीय आपूर्ति के आधार पर कौन से कर लगाए जाएंगे। तो इसलिए इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटर स्टेट मतलब इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में, और इंट्रा स्टेट मतलब एक ही राज्य के अंदर सामान खरीदा और बेचा जा रहा है। तो इसलिए अब देखिए हम हेडिंग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, कि जो पूर्ति का स्थान जो है जहां सामान सप्लाई हो रहा है उस स्थान की का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा क्यों माना गया है, उसके कुछ कारण हैं कि अगर हम गलत क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि इंटर स्टेट को इंट्रा स्टेट बता दिया या इंट्रा स्टेट को इंटर स्टेट बना दिया तो परेशानी हो सकती है और गलत वर्गीकरण हो जाएगा, एक टैक्स की जगह दूसरा टैक्स जमा हो जाएगा, तो ये समस्या आ सकती है। तो इसलिए सप्लाई का जो स्थान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में क्लियर पता होना चाहिए व्यापारी को। जहां सेकंड पॉइंट है, जहां गलत वर्गीकरण के आधार पर गलत करों का भुगतान किया गया है, करदाता को रिफंड का दावा करना होगा कि भाई हमने गलत टैक्स जमा कर दिया है तो वो वापस होगा और फिर सही टैक्स जमा करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, करदाता को संशोधित या सही वर्गीकरण के आधार पर देरी के लिए ब्याज सहित सही कर का भुगतान करना होगा। यानी कि पहले हमने सीजीएसटी या एसजीएसटी दे दिया, देना था इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो पहला वाला तो आप क्लेम करेंगे वापस मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरा देंगे तो उस पर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी क्योंकि अब आप लेट हो गए हैं पेमेंट करने में। साथ ही आपूर्ति के स्थान का सही निर्धारण हमें कर की घटना जानने में मदद करेगा। जैसे कि यदि आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर निर्धारित किया जाता है तो उस लेन देन पर कर नहीं देना होगा क्योंकि फिर वो जीएसटी नहीं लगेगा, फिर उसमें इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाती है। अब हम देखिए डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, कि कुछ ट्रांजैक्शन है तो कैसे प्लेस हम डिटरमाइन करेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब आगे। लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि आपूर्तिकर्ता का स्थान देखना है पहले तो हमें, कि विक्रेता का पंजीकृत व्यावसायिक स्थान या वह स्थान जहां से सामान या सेवाएं भेजी जाती हैं उसे हम आपूर्तिकर्ता का स्थान माने कहा जाता है। इट्स द लोकेशन ऑफ सप्लायर, कि सप्लायर कहाँ से सामान भेज रहा है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाता है, यानी कि सप्लायर की कौन वो जगह मानी जाएगी। और आपूर्ति का स्थान होगा, अधिकांश मामलों में यह है अधिक खरीदार का पंजीकृत व्यवसायिक स्थान या वह स्थान है जहां सामान या सेवाएं प्राप्त होती हैं। यानी कि ये बायर जो खरीद रहा है सामान, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है कि सप्लाई कहाँ पहुंचेगी, कि जो खरीदने वाला आदमी है उसका रजिस्टर्ड बिजनेस कहाँ पर है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कही जाएगी जहां पर वो सामान प्राप्त करेगा। हालांकि वस्तुओं के लिए धारा 10 और 11 है
और आईजीएसटी कानून की धारा 12 और 13 के तहत कुछ विशेष मामले हैं जहां वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान अलग हो सकता है। जैसे मैंने आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो बताया, वहां पे वो इंटर स्टेट ही माना जाएगा, चाहे एक ही राज्य में जा रहे हों। तो लीगल फ्रेमवर्क हम देखते हैं कि ये जो धाराएं हैं, कुछ 10 से 13 तक ये आईजीएसटी की धाराएं हैं, जिसको हमें थोड़ी समझनी पड़ेंगी कि ये कुछ धाराएं हैं जो आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के सिद्धांतों को दर्शाती हैं। तो धारा 10 है, यानी कि सेक्शन 10 है, इसमें बताया गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को छोड़कर जो बाकी गुड्स हैं वो सेक्शन 10 के अंदर उनके प्रोविजंस दिए गए हैं। जो सेक्शन 11 है, धारा 11 है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया है, यानी कि 10 तो जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। धारा 11 जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित धारा मानी गई है। जो धारा 12 है, सेक्शन 12, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में है। वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आर इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है वो धारा 12 के अंदर आती है। और जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो सेवाएं हैं वो विदेशों में जा रही हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है सर्विसेज का, तो वो सेक्शन 13 के अंदर मानी जाएंगी। सेक्शन 13 के प्रोविजंस उस पर लागू होंगे। अब ये बात आना यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा 10 और 12 घरेलू लेन देन से संबंधित है, जबकि धारा 11 और 13 जो है वो सीमा पार यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड मानी गई है। तो इसके अलावा धारा 10 और 11 माल की आपूर्ति के स्थान को कवर करती हैं, और 12 और 13 जो है वो सेवाओं की आपूर्ति को कवर करती हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 10 और 12 जो हैं वो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी कि इंडिया के अंदर, और 11 और 13 इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं। इसी तरह से 10 और 11 जो है वो गुड्स से रिलेटेड हैं, और 12 और 13 जो है वो सर्विसेज से संबंधित है। अब हम देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर ही सप्लाई सामान हो रहा है, जो सप्लाई बिक रहा है सामान, उससे रिलेटेड हम धाराएं देखेंगे, यहाँ पर प्रोविजंस देखेंगे। पहला है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। पहला पॉइंट आता है जहां आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल है। अब आपूर्ति जो हम सामान सप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा हो या प्राप्तकर्ता द्वारा, ऐसे माल की आपूर्ति का स्थान माल का स्थान होगा जहां प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के लिए माल की आवाजाही समाप्त हो जाती है, कि जहां पर सामान पहुंच गया है, अब आगे उसका मूवमेंट नहीं होगा, वो स्थान सप्लाई का माना जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि उन लेन देन की बात आती है जिसमें माल की आवाजाही शामिल होती है, तो आपूर्तिकर्ता या जो रिसीवर का स्थान आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने के लिए वह स्थान महत्वपूर्ण होगा जहां डिलीवरी समाप्त होती है, यानी जहां स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है। यानी कि अगर सामान चल रहा है और चलते चलते वो दिल्ली में पहुंच गया, अब रुक गया सामान, यानी कि पहुंच गया है, तो वो सप्लाई जो है आपूर्ति का स्थान दिल्ली माना जाएगा। यानी कि आवाजाही हो रही है, जब आवाजाही रुक गई, जब गुड्स का मूवमेंट रुक गया, जहां पर रुक गया वो स्थान सप्लाई का माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, वेस्ट बंगाल की है, उसने 300 यूनिट कंप्यूटर भेजे बिहार में, इन्फो ट्रेडर्स हैं, बिहार को भेजे, टू बी डिलीवर्ड एट हिज ऑफिस एट झारखंड, और पहुंचेंगे वो झारखंड में। यानी समझ लें आप, ए लिमिटेड कंपनी है वेस्ट बंगाल की, उसने 300 यूनिट्स भेजे, 300 कंप्यूटर भेजे, इन्फो ट्रेडर्स, बिहार के इन्फो ट्रेडर्स थे, लेकिन सप्लाई डिलीवर हो रही है कहां पर? झारखंड में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो झारखंड माना जाएगा, और इस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लागू होगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, वेस्ट बंगाल से जाकर दूसरे राज्य में, पश्चिम बंगाल से जाकर दूसरे राज्य में ये पहुंच रही है। सप्लाई ऑफ गुड्स झारखंड में माना जाएगा, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो झारखंड मानी जाएगी। तो एक अंतर राज्य ये आपूर्ति कहलाई जाएगी।
देखिए यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर्स में पहला है मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर। देखिए पहली कंडीशन है सप्लायर्स फैक्ट्री वेयर गुड्स वर रिमूव्ड, उड़ीसा से सामान चला और वो चलते चलते आसाम में जाके रुक गया। देख सकते हैं आप पहला वाला जो ये कॉलम, उड़ीसा से चला और आसाम तक पहुंच गया, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आसाम मानी जाएगी और इंटीग्रेटेड जीएसटी इस पे लागू होगा, क्योंकि उड़ीसा से सामान आसाम पहुंच गया है। दूसरा देखेंगे आप, अगर उड़ीसा से चला है और टर्मिनेट उड़ीसा में ही हो रहा है, यानी उड़ीसा के अंदर ही है, एक शहर से हो सकता है दूसरे शहर में जा रहा हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा ही माना जाएगा और यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि वो अंतरा राज्य हो गया, एक ही राज्य के अंदर खरीदना बेचना हो गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे नीचे, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द रेसिपेंट, गुड्स कलेक्टेड बाय द रेसिपेंट, प्राप्तकर्ता ने गुड्स प्राप्त कर लिए, केरल से चले और सप्लाई गोवा में खत्म हो गई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो गोवा माना जाएगा, गोवा राज्य माना जाएगा कि गोवा में सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा कहलाया जाएगा, तो वहां पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। और लास्ट है देखिए, केरल से चला, केरल में ही बंद हो गई सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई केरला ही माना जाएगा और वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चुकाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, कोई तीसरे आदमी के निर्देश पर हमने सामान डिलीवर कर दिया है। इसको हम समझ लेते हैं कि वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, सप्लायर ने गुड्स डिलीवर कर दिए प्राप्तकर्ता को, लेकिन तीसरी पार्टी के निर्देश के अनुसार। अब वो तीसरी पार्टी चाहे वो एजेंट हो सकता है या कोई और कोई भी हो सकता है, बिफोर जो निर्देश दिए वो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स दिए या पहले दिए, तो हमने सामान ट्रांसफर कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो ये माना जाएगा, इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ सच पर्सन। तो when goods are delivered to a party on the direction of a third person, the place of supply will be the location of such third person and not where the delivery terminates। यानी कि एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, एक प्राप्त करेगा, एक सामान भेज रहा है, दूसरा आदमी प्राप्त करेगा, लेकिन जो गुड्स डिलीवर हुए वो कोई तीसरी पार्टी के निर्देश के अनुसार हुए, तो जहां तीसरी पार्टी रहती है, जहां तीसरी पार्टी का रहने का स्थान है, वो प्लेस ऑफ बिजनेस यानी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाई जाएगी। जहां पर तीसरी पार्टी के जिसके निर्देश पर ये सामान की आवाजाही हो रही है, उस आदमी जो तीसरी पार्टी है उसके का जो बिजनेस का स्थान है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप पढ़ भी सकते हैं, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख रखा है, कोई समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, सप्लायर ए इन न्यू दिल्ली, सप्लायर ए है, ए सप्लायर है, ए नाम है उसका, वो न्यू दिल्ली का है, उसने गुड्स डिलीवर्ड किए एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ बी, बी जो कि हरियाणा में रहता है, हरियाणा वाले ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ निर्देश दिए ए को कि भाई ये सप्लाई कर दो सी को दिल्ली में। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लायर देखिए जो है वो नई दिल्ली का है, जो प्राप्त कर रहा है वो भी नई दिल्ली का है, लेकिन निर्देश किसने दिए, बी ने दिए, और बी जो रहता है वो हरियाणा में रहता है। तो अब आप समझ लीजिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो थर्ड पर्सन, यानी कि जो थर्ड पर्सन बी है उसको जो उसका जो स्थान है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, यानी कि हरियाणा माना जाएगा। जबकि सप्लाई आप देखें दिल्ली से दिल्ली के बीच में हो रही है, लेकिन निर्देश किसने दिए, हरियाणा वाले ने दिए, तो हरियाणा में जो उसका बिजनेस है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई आपूर्ति का स्थान जो है वो हरियाणा माना जाएगा और इंटीग्रेटेड जीएसटी इस पे लागू होगी, क्योंकि नई दिल्ली और हरियाणा दो राज्य इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ये इंटर स्टेट हो गया, तो इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी लागू होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा।
नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे लिया है। एक समांता ट्रेडर्स हैं जो फर्नीचर डीलर हैं, पश्चिम बंगाल में इनका बिजनेस है, और इन्होंने एक ऑर्डर दिया रहीम ट्रेडर्स को जो आसाम में है फॉर 100 यूनिट्स ऑफ चेयर्स। चेयर कुर्सी खरीदनी थी 100 चेयर, और डायरेक्शन दिया कि ये कोलकाता में पश्चिम बंगाल में डिलीवर होनी है। तो जो समांता ट्रेडर्स था उसने ये आसाम वाले को ऑर्डर दे दिया कि भैया आसाम में कोलकाता में ये सामान डिलीवर होना है, कि मेरा एक क्लाइंट है वहां पे, कस्टमर है, उसके पास आप इसको डिलीवर कर दीजिए। तो अब देखिए दो बातें यहाँ पर आती हैं, दो चरण यहाँ पर आ रहे हैं, 2 lakhs आर देयर, दो चरण है यहाँ पे। पहला है समांता ट्रेडर्स जिसने ऑर्डर दिया और रहीम ट्रेडर्स को दिया जो आसाम के हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड जीएसटी लग गया कि जो पश्चिम बंगाल का आदमी है और सामान देने वाला कौन है, आसाम का है, तो दो राज्यों का मामला है, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी यहाँ पर लगेगा। दूसरा चरण आता है कि जो समांता ट्रेडर्स हैं वो पश्चिम बंगाल में ही हैं, समझ लें आप, क्योंकि समांता ट्रेडर्स जिसने ऑर्डर दिया था और आसाम वाले ने जो सप्लाई करी है वो आसाम में ही हो रही है, मतलब पश्चिम बंगाल में ही हो रही है, कोलकाता में। तो समांता ट्रेडर्स और जो सिटी कॉलेज जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो पश्चिम बंगाल में ही है, तो यहाँ पर अब इंटर स्टेट माना गया और यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा समांता ट्रेडर्स और कस्टमर के बीच में। और जो आसाम से सामान आ रहा था वो आईजीएसटी हो गया। और जब क्योंकि ये दोनों ट्रेडर्स फर्नीचर डीलर जो है और जो सामान जा रहा है वो एक ही राज्य में है, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। देख सकते हैं आप ये एग्जांपल, सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, एक तो बिल बन गई, देखिए सप्लायर ऑफ गुड्स है, इन्होंने सप्लाई करा, पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड, पर्सन ऑन हुज इंस्ट्रक्शन डिलीवरी ऑफ गुड्स इज मेड। तो दो सप्लाई हो गई, सप्लायर आया, बिल टू सप्लाई 1, एक लेग हो गया, ये एक चरण हो गया। और दूसरा वो है जहां पर सामान डिलीवर हुआ है, वो दूसरा सप्लाई मानी जाएगी। तो ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स माने गए कि एक पश्चिम बंगाल से आसाम आया, आसाम से पश्चिम बंगाल आया, एक हो गया चरण, और एक पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल में ही बिक गया, तो वो दूसरा चरण माना जाएगा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वामित्व ओनरशिप बदल जाती है लेकिन सामान वहीं के वहीं रखा रहता है, तो आवाजाही नहीं हो रही है सामान की, चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा या प्राप्तकर्ता द्वारा। आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के समय ऐसे माल का स्थान माना जाएगा। तो आवश्यकता नहीं है आवाजाही की, तो आपूर्ति का स्थान ऐसे सामान का वो स्थान होगा जहां पर वो सामान है। तो where the supply does not involve movement of goods whether by the supplier or the recipient, the place of supply shall be the location of such goods at the time of delivery of the recipient। कि जहां पर जो प्राप्तकर्ता सामान को प्राप्त कर रहा है जिस स्थान पर, वो स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाएगा, जबकि सामान कहीं से कहीं भी नहीं जा रहा है। तो इसलिए when goods are of such a nature which does not require any movement, the place of supply shall be the location of such goods। जहां पर सामान रखे हुए हैं वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाएगा, क्योंकि सामान की आवाजाही नहीं हो रही है। तो ये मान लिया गया कि जहां पर सामान है वही आपूर्ति का स्थान मान लिया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, एक ये सिल्क ट्रेडर हैं गुजरात के, इन्होंने 20 पीस सिल्क सलवार के बेचे अमित ट्रेडर्स को पश्चिम बंगाल की, एट गुजरात शोरूम। समझ लें आप, देखिए गुजरात के ट्रेडर्स थे और सामान भी गुजरात में जा रहा है, लेकिन जो बीच में व्यापारी है वो पश्चिम बंगाल का है, लेकिन सामान गुजरात से गुजरात में ही है। तो ये जो इस कंडीशन में जो सामान है, क्योंकि सामान की आवाजाही नहीं हो रही है, तो ट्रांजैक्शन जो है वो अंतरा राज्य होगा, इंट्रा स्टेट होगा, और गुजरात ही इसका आपूर्ति का स्थान माना जाएगा।
तो यही देखिए एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे लिया है, सेल ऑफ प्री इंस्टॉल्ड डीजी सेट, एक जनरेटर सेट है वो हम लगा रहे हैं। तो सप्लायर का जो लोकेशन है वो दिल्ली में है, प्राप्तकर्ता का रहने का स्थान है भोपाल, और लोकेशन ऑफ गुड्स भोपाल में ही है, सप्लाई भी भोपाल में ही हो रही है, यानी कि सब सामान जो है वो भोपाल में ही रखा था, प्राप्तकर्ता वाला भी भोपाल में ही है, तो इसलिए आपूर्ति का स्थान प्लेस ऑफ सप्लाई भोपाल माना जाएगा। लेकिन सप्लायर जो था, मेन जो मालिक जो था सामान का, वो दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन सामान क्योंकि भोपाल में ही रखा था और भोपाल से भोपाल में ही चला गया, तो दिल्ली और भोपाल का कनेक्शन हो गया, इसलिए इंटीग्रेटेड जीएसटी यहाँ पर लगेगा। ऐसी मैन्युफैक्चर ऑफ मोल्ड्स बाय जॉब वर्कर सोल्ड टू द प्रिंसिपल बट रिटेन्ड इन जॉब वर्कर्स प्रीमिसेस, यानी कि कोई सामान है जो वर्क हो रहा है, सप्लायर तमिलनाडु के अंदर ही है, प्राप्तकर्ता केरल का है, लोकेशन जो है वो उस समय तमिलनाडु में ही है, सप्लाई भी तमिलनाडु में ही हो रहा है, प्राप्तकर्ता जो है वो केरल का है, लेकिन क्योंकि सब कुछ सामान जो है वो उसकी आवाजाही तमिलनाडु के अंदर अंदर ही है, इसलिए सीजीएसटी और जीएसटी एसजीएसटी यहाँ पर लगेगा तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि सामान तमिलनाडु के अंदर ही घूम रहा है, क्योंकि सप्लायर का लोकेशन यहाँ पर बदल गया है, ये समझने की बात है। पहली वाली कंडीशन में सप्लायर दिल्ली का है, सामान सब भोपाल में है, लेकिन यहाँ पर सप्लायर दिल्ली तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में ही सामान रहना है सारा का सारा, इसलिए वो अंतरराज्यीय यानी कि इंट्रा स्टेट माना गया, तो सीजीएसटी और एजीएसटी यहाँ पर लगेगा। चौथा पॉइंट, व्हेन गुड्स आर इंस्टॉल्ड, कुछ असेंबल्ड करे जाते हैं, इंस्टॉल करे जाते हैं, स्थापित किया जाता है सामान को, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। जैसे मान लो हमें जनरेटर जेनसेट इंस्टॉल करना है, कुछ एसी लगाने हैं, तो जहां पर वो इंस्टॉल हो रहे हैं, जहां पर वो लगाए जा रहे हैं, जहां पर वो स्थापित किए जा रहे हैं, वही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है, बिहार में पंजीकृत रेमको लिमिटेड ने दिल्ली में एक नया कार्यालय खोला, बिहार की कंपनी है लेकिन उसने दिल्ली में एक कार्यालय खोला है, और यह बिहार में पाटिल इलेक्ट्रॉनिक्स से अपने दिल्ली कार्यालय में स्थापित करने के लिए 10 एसी खरीदता है। भाई बिहार में ही कंपनी थी, उससे उन्होंने 10 एसी खरीद लिए कि भाई दिल्ली के ऑफिस में लगेगा। अब इस मामले में आपूर्तिकर्ता का स्थान बिहार है, लेकिन माल की आपूर्ति का स्थान दिल्ली होगा, क्योंकि वो सामान दिल्ली में इंस्टॉल करा जाएगा, इसलिए आईजीएसटी यहाँ पर लगाया जाएगा। देखिए ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, इंस्टॉलेशन ऑफ वे ब्रिज, जिसको इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सप्लायर दिल्ली में है, प्राप्तकर्ता का स्थान भोपाल है, इंस्टॉलेशन भी भोपाल में होना है, तो इसलिए आपूर्ति का स्थान भोपाल माना जाएगा, लेकिन क्योंकि सप्लायर दिल्ली का है इसलिए आईजीएसटी यहाँ पे लगाया जाएगा। कुछ सर्वर्स हमने सप्लाई करे हैं, इंस्टॉल होने हैं, सप्लायर मान लीजिए कर्नाटक का है, प्राप्तकर्ता का स्थान गोवा है, लेकिन इंस्टॉलेशन कर्नाटक में ही होने हैं, और सप्लायर भी कर्नाटक का ही है, और सप्लाई जो है वो लगने भी कर्नाटक में है, तो आपूर्ति का स्थान कर्नाटक माना जाएगा, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाएगा। कुछ सप्लाई ऑफ वर्क स्टेशन हैं, सप्लायर गुजरात का है, प्राप्तकर्ता भी गुजरात में है, लेकिन इंस्टॉलेशन केरल में हो रहा है। अब देख लें आप कि सप्लायर जो है वो, सप्लायर और प्राप्तकर्ता गुजरात के हैं, लेकिन सामान कहाँ लग रहा है, केरल में, तो आपूर्ति का स्थान केरल माना जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, वाहन पर माल है, जहाज पे माल होता है ना, जैसे कुछ सामान है जहाजों पे सप्लाई करी जा रही है, तो अगर यदि सामान की आपूर्ति जहाज, विमान, ट्रेन या मोटर वाहन सहित किसी वाहन पर की जाती है, तो आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां ऐसे सामान को जहाज पर ले जाया जाता है। तो इस प्रावधान में भी खरीदारी शामिल है जो वाहन पर यात्रा करते समय की जाती है। ट्रेन में हम कोई सामान खरीदते हैं, या कोई जहाज जा रहा है वहां पे हम कोई सामान ले रहे हैं, तो जहां पर जहाज पर है सामान, वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाएगा, जहां पर वो सामान जहाज पर लादा गया है, जहां पर सामान रखा गया है जहाज के ऊपर, उस स्थान को हम आपूर्ति का स्थान
मानते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है कि श्री मिस्टर मेहता हैं एक, जो मुंबई से गोवा तक एक क्रूज जहाज पर यात्रा कर रहे हैं, मुंबई से गोवा जा रहे हैं, और वह क्रूज जहाज के इन हाउस स्टोर से एक किताब खरीदता है। मतलब वो जो जहाज है उसके अंदर किताब की दुकान है और वहां से वो किताब लेता है। अब ये किताबें मुंबई से मंगाई गई थी, क्योंकि मुंबई से गोवा जा रहा है और ये मुंबई से किताबें मंगाई गई थी, तो किताब की दुकान का पंजीकृत व्यवसाय स्थान मुंबई में है। अब आपूर्तिकर्ता का स्थान मुंबई यानी कि महाराष्ट्र ही माना जाएगा, और माल की आपूर्ति का स्थान इस मामले में महाराष्ट्र होगा, और एक ही अंतरराज्यीय आपूर्ति मानी जाएगी, यानी कि मुंबई के मुंबई में ही है, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही है, तो इसलिए आपूर्ति का स्थान महाराष्ट्र माना जाएगा, सप्लाई करने वाला भी महाराष्ट्र का ही है, तो इसलिए ये इंट्रा स्टेट हो गया, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होगी, वो एप्लीकेबल मानी जाएगी। एग्जाम्पल्स देखिए हम ले लेते हैं। सप्लाई ऑफ गिफ्ट आइटम्स ऑन अ फ्लाइट, जहाज पर है, सप्लायर की लोकेशन पंजाब है, पंजाब में ही सामान लादा गया है, पैसेंजर बोर्ड्स होते हैं दिल्ली में, तो आपूर्ति का स्थान पंजाब ही माना जाएगा क्योंकि वो पंजाब से रखा गया है, और सप्लायर भी क्योंकि पंजाब का ही है, तो इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। सेल ऑफ पावर बैंक ड्यूरिंग द जर्नी, पावर बैंक लेते हैं ना हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो सप्लायर की लोकेशन पूना है, गुड्स लदे हैं गोवा में, पैसेंजर बोर्ड होंगे जो खरीद रहे होंगे वो हैदराबाद में थे, तो आपूर्ति का स्थान गोवा ही माना जाएगा। गोवा क्यों? क्योंकि सामान गोवा में चढ़ाया गया था जहाज में, तो इसलिए इंटर इंटर स्टेट हो गया, इंटीग्रेटेड जीएसटी यहाँ पर लगेगी, क्योंकि पुणे के सप्लायर है और गोवा की आपूर्ति का स्थान माना जाएगा, तो अंतरराज्यीय हो गया, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी यहाँ पर लगेगा। ऐसे ही हमने कुछ सन ग्लासेस खरीदे, धूप के चश्मे खरीदे, लोकेशन ऑफ सप्लायर बेंगलोर है, सामान चढ़ा है चेन्नई में, खरीदने वाला कोचीन का है, लेकिन आपूर्ति का स्थान चेन्नई ही माना जाएगा। अब क्योंकि सप्लायर बेंगलोर का है, आपूर्ति का स्थान चेन्नई माना गया, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। चलिए अब हम देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं। प्लेस ऑफ गुड्स ऑफ इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी कुछ सामान इंडिया में आया या इंडिया से बाहर गया, तो माल की आपूर्ति का स्थान जहां माल भारत में आयात या निर्यात किया जाता है, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 11 के द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा। सेक्शन 11 है आईजीएसटी कानून का, उसके अकॉर्डिंगली इसके प्रोविजंस माने जाएंगे। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो सेक्शन 25 में आईजीएसटी एक्ट में दिखाए गए हैं, और ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो सेक्शन 210 में दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भुगतान माल के आयात और निर्यात को निर्धारित करने के लिए एक मानदंड नहीं है। फॉरेन करेंसी से इसका कोई मतलब नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई का जो हम पढ़ रहे हैं कि किस मुद्रा में भुगतान हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि सेवाओं और लेन देन के मामले में प्रासंगिक है, जिससे सेवाओं के रूप में माना जाने वाला सामान शामिल होगा। तो इट मस्ट बी नोटेड दैट पेमेंट इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दो रेलेवेंट इन द केस ऑफ सर्विसेज एंड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स रिलेटेड ट्रीटेड एज सर्विसेज। कुछ सर्विसेज में तो हम इस बात को ध्यान में देंगे कि फॉरेन करेंसी में पेमेंट हो रहा है, लेकिन गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये भी हमें ध्यान देना है कि यदि सामान भारत में प्रवेश किए बिना एक विदेशी देश से दूसरे विदेशी देश में जाता है, तो यह कर योग्य क्षेत्र में आपूर्ति नहीं होगा, भले ही आपूर्तिकर्ता भारत में हो। यानी कि गुड्स मैं सप्लायर हूँ, इंडिया में रहता हूँ, लेकिन मेरी कोई ब्रांच होगी अमेरिका में, अमेरिका से मैंने इंग्लैंड भेज दिया सामान, तो फिर वो कर योग्य क्षेत्र में नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, चाहे सप्लायर इंडिया का ही रहने वाला क्यों ना हो। द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केसेस इन्वॉल्विंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड पर सेक्शन 11। इस सेक्शन 11 के अनुसार इसके प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो इसमें देखिए हम देख लेते हैं, पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं। माल का निर्यात, कि हम सामान विदेश भेज रहे हैं,
तो व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया देन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स शैल बी द लोकेशन आउटसाइड इंडिया, द प्लेस वेयर द गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड। यानी कि अगर मैं भारत में रहता हूँ, भारत का व्यापारी हूँ, और मैंने सामान अमेरिका भेजा है, तो जो आपूर्ति का स्थान है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो आपूर्ति का जो स्थान है वो अमेरिका माना जाएगा। एक्सपोर्ट का मतलब है गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो सच एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैव बीन ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई बट नो जीएसटी इज पेबल एज इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज जीरो रेटेड सप्लाईज। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर अलग टैक्स लगता है, तो वहां पर ये जीएसटी लागू नहीं होगी। देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर आसाम के हैं, गुड्स भी आसाम में है, लेकिन गुड्स जा रहे हैं थाईलैंड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई थाईलैंड मानी जाएगी, चाहे लोग प्राप्त करता आसाम का ही क्यों ना हो, क्योंकि गुड्स थाईलैंड को जा रहे हैं तो आपूर्ति का स्थान थाईलैंड माना जाएगा। ऐसी देखिए तमिलनाडु सेकंड पॉइंट, सप्लायर जो है वो तमिलनाडु का है, गुड्स कश्मीर में रखे गए हैं, लेकिन गुड्स जाने हैं चाइना को, और जो प्राप्त करता है वो टेक्सास में रहता है, दूसरा देश है अलग, मतलब शहर हो गया, तो आपूर्ति का स्थान चाइना, क्योंकि जहां सामान जा रहा है वो ही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। तीसरा श्रीलंका का सप्लायर है, लोकेशन जो है वो केरल में है, गुड्स जाने हैं श्रीलंका को ही, और लोकेशन ऑफ रेसिपेंट भी श्रीलंका में है, लेकिन सामान क्योंकि केरल में रखे गए, इंडिया में रखे गए हैं, तो लेकिन आपूर्ति का स्थान श्रीलंका ही माना जाएगा जहां पर सामान को भेजा जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए महाराष्ट्र का सप्लायर है, लोकेशन दुबई में है सामान, गुड्स ईरान को जाने हैं, ईरान में ही प्राप्त होंगे, तो लोकेशन जो है वो दुबई में है, दुबई से ईरान जाने हैं, तो ये एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि गुड्स इंडिया में ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, इंडिया से कोई मतलब इसका फिलहाल नहीं है, क्योंकि सामान दुबई में रखा है और ईरान में जा रहा है, तो ये हम इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट जीएसटी के अंदर नहीं मानेंगे। दूसरा देखते हैं, एक्सपोर्ट की बात थी, अब इंपोर्ट की बात करते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट का मतलब सामान दूसरे देश से भारत के अंदर आ रहा है, तो इफ द गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड इनटू इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द प्लेस वेयर द इंपोर्टर इज लोकेटेड। यानी कि जो इंडिया, क्योंकि इंपोर्टर कौन है, जो सामान मंगा रहा है, तो जो इंडिया में जो सामान मंगा रहा है वो जिस स्थान पर है वही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। तो हम इंडिया में सामान लेकर आ रहे हैं बाहर से, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, और इंटीग्रेटेड जीएसटी यहाँ पर लगेगी कस्टम ड्यूटी के साथ। कुछ जो होते हैं जैसे पान मसाला है या जो तंबाकू वाले आइटम है, उस पर हम एक्स्ट्रा ड्यूटी और कंपनसेशन टैक्स एक्स्ट्रा और लगा दिया जाता है टैक्स, जिनसे इनका उपभोग कम हो सके। तो ये समझने की बात है कि विदेश से सामान इंडिया के अंदर आ रहा है तो वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स माना जाएगा, और जहां इंपोर्टर रहता है वो स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं कि जेड हैं चेन्नई के, इन्होंने सामान इंपोर्ट करा यूएसए से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई माना जाएगा जहां पर इंपोर्टर रहा करता है। ये देख लेते हैं हम, देखिए एक एग्जाम्पल, सप्लायर देखिए थाईलैंड का है, लोकेशन गुड्स भी थाईलैंड में ही है, आसाम को आना है सामान और आसाम में प्राप्त हो गए, हमारा राज्य है आसाम भारत का, तो प्लेस आपूर्ति का स्थान आसाम माना जाएगा। दूसरा देखते हैं चाइना, सप्लायर जो है वो चाइना का है, सामान भी चाइना में है, लेकिन सामान कश्मीर में आना है, लेकिन जो लोकेशन है प्राप्त करता वो हरियाणा में रहता है, तो जहां प्राप्त करता रहता है, जहां इंपोर्टर रहता है हरियाणा का आपूर्ति इसका स्थान माना जाएगा। तीसरा देखिए श्रीलंका का सप्लायर है, लोकेशन भी गुड्स की श्रीलंका में ही है, लेकिन सप्लाई केरल में आ रही है और प्राप्त करने वाला भी केरल का है, तो आपूर्ति का स्थान केरल माना जाएगा। चौथा सप्लायर कर्नाटक का है, लेकिन गुड्स जो है वो ईरान में है और जाने हैं दुबई, लेकिन सप्लायर
जो प्राप्त करता है वो कर्नाटक का रहने वाला है, लेकिन क्योंकि सामान ईरान में है और दुबई जाने हैं तो इसको हम इंपोर्ट नहीं कहेंगे क्योंकि गुड्स इंडिया में नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये आपूर्ति के स्थान से संबंधित कुछ नियम हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बार बार आप इस वीडियो को देखिए, बार बार ये पॉइंट्स मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप इनको पढ़िए तो आपको और आसान से ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।